Good evening to all of you. क्योंकि दो वीडियो हमसे डिलीट हो गए ड्यू टू मिस्टेक, तो फिर दो क्लास हम फिर से लेंगे दो टॉपिक का, एक बर्डन ऑफ प्रूफ का और दूसरा स्टॉपेल का। आज बर्डन ऑफ प्रूफ का हम लोग एक लेक्चर में क्लास कंप्लीट करेंगे और कल जो है स्टॉपेल का एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ बेटे बीएससी 2023 में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सेक्शन 104 बीएससी टू सेक्शन 120 बीएससी तक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएससी 2023 में बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 104 से लेकर सेक्शन 120 बीएससी तक है, जबकि पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में यह था सेक्शन 101 से सेक्शन 114A। इंडियन एविडेंस एक्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इसके प्रोविजंस थे 101 टू 114A। ठीक, जब हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं तो कोई भी केस दाखिल होती है, चाहे क्रिमिनल की केस दाखिल हो और चाहे सिविल की केस दाखिल हो, जिस फैक्ट के आधार पे केस दाखिल होती है वो फैक्ट प्रूफ करना होता है। अगर वो फैक्ट प्रूफ नहीं हुआ तो केस दाखिल करने वाला मुकदमा हार जाएगा। ये जो केसेस होती हैं, केसेस दो तरह की होती हैं, एक क्रिमिनल केसेस और दूसरी सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस में जनरल प्रिंसिपल यह है कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्रिमिनल केसेस में जो प्रूफ का है वो सिद्धांत है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, यानी आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष को सभी संदेहों से परे प्रूफ करना पड़ता है, एक्सेप्ट जहां प्रिजम्पशंस हैं। जहां प्रिजम्पशन क्लॉज एप्लीकेबल है वहां भी प्रोसिक्यूशन को प्राइमा फेसाई केस वहां भी प्रूफ करना पड़ता है, और जहां प्रिजम्पशन क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है वहां पर प्रोसिक्यूशन का जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड शैडो ऑफ ऑल रीजनेबल डाउट, यानी आपराधिक मामलों में प्रोसिक्यूशन को सभी संदेहों से परे मुकदमा साबित करना पड़ता है। जबकि सिविल केसेस में सिद्धांत अलग है। सिविल केसेस का सिद्धांत है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सिविल केसेस में जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है बेटे वह प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का होता है, और क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ता है बियॉन्ड शैडो ऑफ ऑल रीजनेबल डाउट, जबकि सिविल में जो अप्लाई होता है प्रिंसिपल वो है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का।
एक केस हुई विजयी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। विजयी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बेटे, विजयी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर एक्यूज्ड की ओर से कोई भी मामले में संदेह उत्पन्न कर दिया गया, इफ द एक्यूज्ड इज एबल टू क्रिएट एनी डाउट, अगर कोई बचाव पक्ष की ओर से अगर मामले में कोई संदेह उत्पन्न कर दिया गया तो बेनिफिट ऑफ डाउट विल ऑलवेज गो इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड। तो संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलेगा। अर्थात विजयी सिंह के मामले में यह कहा गया कि अगर अभियुक्त की ओर से अभियोजन के मामले में कोई भी संदेह उत्पन्न कर दिया गया तो संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड। किसी भी मामले में अगर जो अभियोजन मामला लेके आया है उस पे अभियुक्त ने संदेह उत्पन्न कर दिया तो संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलेगा। दूसरी एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र। बेटे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन कैन नॉट टेक बेनिफिट द लेचेज ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज्ड। यानी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की कमियों का फायदा नहीं उठा सकता। अभियोजन पक्ष को सभी संदेहों से परे मामला साबित करना होगा। अगली एक और केस है रविंद्र कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। रविंद्र कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। रविंद्र कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। रविंद्र कुमार डे वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव चार्जेज बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। यानी अभियोजन पक्ष को आरोपों को सभी संदेहों से परे साबित करना होगा। अब आए हम लोग बेसिक कोड पे आए। हमने अभी डिस्कस किया कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था उसमें सेक्शन 101 से सेक्शन 114A तक था, जबकि बीएसए 2023 में बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 104 से सेक्शन 120 तक है। बेटे, सेक्शन 104 कहता है whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that those facts exist
and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on him. सेक्शन 104 बीएसए कहती है कि कोई भी पार्टी किसी फैक्ट के आलोक में ये चाहती है कि कोई राइट और कोई लायबिलिटी डिसाइड हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पे होगा जो एसर्ट करेगी। जैसे ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम विच ए सेज बी हैज कमिटेड, ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड क्राइम। जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, ए ने बी के अगेंस्ट में कोई मुकदमा दाखिल किया क्रिमिनल का और ये कहा कि बी ने मेरे साथ क्राइम कमिट किया है और बी को सजा मिले, तो बी ने ए के साथ क्राइम कमिट किया है, ये किसका एसर्शन है? ए का है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? ए पे होगा। एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन बी। ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज इंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन पोजेशन ऑफ बी बाय रीजन ऑफ फैक्ट्स which he asserts and B denies to be true, A must prove the existence of those facts. जैसे कोई एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। अगर कोई लैंड है, मान लीजिए कोई लैंड एल है, ये लैंड किसके पोजीशन में है? बी के पोजीशन में है। और ए का कहना है कि बी के फादर सी ने ये जमीन हमको बेच दी है और मेरी टाइटल घोषित की जाए। ये अगर चाहते हैं कि मेरी टाइटल इस आधार पर घोषित की जाए कि बी के फादर सी ने हमें वो जमीन बेच दी है, जबकि जमीन अभी तक बी के पोजीशन में है, तो ए को यह साबित करना पड़ेगा कि बी के फादर सी ने उसे जमीन बेची थी। नेक्स्ट, देखिए सेक्शन 104 जो है सिंपल बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है, जबकि सेक्शन 105 बीएसए जो है यह शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। सेक्शन 105 बीएसए कि बर्डन ऑफ प्रूफ कब शिफ्ट होता है। देखते हैं, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वेयर गिवन ऑन आइदर साइड। सेक्शन 105 बीएसए जो कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में है, यह कहता है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वेयर गिवन ऑन आइदर साइड। कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार उस व्यक्ति पे होगा अगर कोई भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया तो वो व्यक्ति मुकदमा हार जाए। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई एक सूट फाइल किया या कोई प्रोसीडिंग चली, तो अगर कोई भी एविडेंस नहीं प्रस्तुत होगा तो जो व्यक्ति मुकदमा हार जाएगा बर्डन उस पे होगा। इलस्ट्रेशन, A sues B for land of which B is in possession and which, as A asserts, was left to A, the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain possession. Therefore, the burden of proof is on A. ये कहता है बेटे कि मान लीजिए कोई एक लैंड है, कोई एक लैंड एल है और यह लैंड एल जो है बी के पोजीशन में है, बी के पोजीशन में है। अब ए का कहना है कि बी के फादर सी ने उन्हें विल लिख दिया था इस जमीन का। कोई एक जमीन एल है
जो बी के पोजीशन में है, और बी का ये कहना है, सॉरी ए का ये कहना है कि ये जो लैंड डील है जो कि बी के पोजीशन में अभी है, उसे बी के फादर सी ने मेरे पक्ष में विल लिख दिया था, वसीयत लिख दिया था। ठीक, अब अगर कोई भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जाए तो क्या ये मुकदमा जीत पाएंगे? क्यों? लैंड बी के पोजीशन में है और टाइटल फॉलोज पोजीशन का प्रिंसिपल है। टाइटल फॉलोज पोजीशन, तो बी के पोजीशन में है तो मानी जाएगी बी की टाइटल है। अगर ये कहते हैं कि बी के पिता सी ने मेरे पक्ष में विल यानी वसीयत लिख दी थी, हमारी टाइटल घोषित की जाए, हमें पोजीशन दिलाया जाए, तो ये को इस फैक्ट को प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर हुए? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? तो सबसे लेटेस्ट वाला काम होता है। हाँ, लास्ट विल के केस में कोर्ट को डिसाइड करना होता है वेदर दिस इज द लास्ट वैलिड एंड जेन्युइन विल ऑफ द टेस्टेटर। क्या यह वसीयत करता की अंतिम और जेन्युइन विल है? ये कोर्ट इसी पॉइंट पर फाइंडिंग देती है। Section 106. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. ये कहता है बेटे सेक्शन 106 कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट के बाबत अगर कोई बात उसकी फैक्ट की एग्जिस्टेंस के बाबत बात करता है, तो जो व्यक्ति फैक्ट के एग्जिस्टेंस यानी फैक्ट के अस्तित्व में होने की बात कहेगा, सबूत का भार उसी पर रहेगा तब तक जब तक कि किसी विशिष्ट कानून के द्वारा यह डिसाइड न हो गया हो कि सबूत का भार किस पे रहेगा। A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the court to believe that at a time in question he was elsewhere. He must prove it. ये एक व्यक्ति है, उसने बी के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया कि बी ने उसके घर में थेफ्ट कमिट किया है, चोरी किया है, और उस चोरी की बात को बी ने एडमिट किया है किसके सामने? सी के सामने। और बी का कहना है कि मैं उस समय घटना स्थल पे नहीं था बल्कि एल्सवेयर था, माने दूसरी जगह। यानी बी ने प्ली लिया एलिबाई का कि मैं घटना स्थल से दूसरी जगह था जहां पर से घटना स्थल पे आना मेरा संभव नहीं था। तो ए ने कहा कि बी ने मेरे घर में चोरी किया है और इस बात का एडमिशन उसने सी के समक्ष किया है। तो ए को यह साबित करना पड़ेगा कि बी ने सी के समक्ष एडमिशन किया था कि उसने ए के घर में चोरी किया है। तो केस ये है कि ए ने बी के अगेंस्ट में केस किया कि बी ने मेरे घर में चोरी किया है और उस चोरी की बात का एडमिशन बी ने सी के समक्ष किया है। तो ए को साबित करना पड़ेगा कि बी ने सी के समक्ष यह एडमिशन किया है कि उसने ए के घर में चोरी किया था। अब बी ने एक प्ली लिया है कि आई वाज एल्सवेयर, मैं घटना की तिथि और समय को घटनास्थल पर नहीं था। बी ने प्ली ऑफ एलिबाई लिया है, उसने एलिबाई की प्ली लिया है। ठीक, तो अगर बी ने एलिबाई की प्ली लिया है तो एलिबाई किसको साबित करनी पड़ेगी? बी को एलिबाई। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लॉ यह है क्रिमिनल लॉ का कि कोई व्यक्ति अगर जो डिफेंस लेता है
उसे साबित करने का भार उसी पे होता है। तो इसी से ये भी प्रिंसिपल आया है कि जो एक्यूज प्ली या फेलिबाई लेगा उसको साबित करने का भार उसी एक्यूज पर रहेगा। लेकिन अगर केवल एक्यूज अपनी प्ली या फेलिबाई साबित नहीं कर पाया तो इसके मात्र से ही उसका कन्विक्शन नहीं होगा, बल्कि प्रोसिक्यूशन आपको अपना बर्डन डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन को अपना जो बर्डन है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, वह प्रोसिक्यूशन को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना पड़ेगा कि सभी संदेहों से परे जो आरोप लगे हैं। अगर प्रोसिक्यूशन अपने बर्डन को नहीं डिस्चार्ज करता है, प्रोसिक्यूशन जो है वह सभी संदेहों से परे आरोपों को नहीं साबित करता है, तो भले ही एक्यूज ने प्ली या फेलिबाई को नहीं साबित किया है, एक्यूज की सजा नहीं होगी। हाँ, देखिए प्रोसिक्यूशन को किसी भी आपराधिक मामले में प्रोसिक्यूशन को अपना बर्डन डिस्चार्ज करना ही होता है। प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना पड़ेगा क्या, सभी संदेहों से परे आरोप को। और जब प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन डिस्चार्ज कर लेगा, वह यह साबित कर देगा सभी संदेहों से परे, तब फिर देखा जाएगा कि एक्यूज ने जिसने प्ली या फेलिबाई लिया था उसने साबित किया है या नहीं किया है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया, प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चार्जेस को नहीं प्रूव किया, आरोपों को नहीं साबित किया, तो केवल अभियुक्त प्ली या फेलिबाई नहीं साबित किया, इस आधार पर अभियुक्त की सजा नहीं हो सकती। मान लीजिए कंप्लेंट फाइल किया बी के खिलाफ, तो बॉर्डर आपको केस रहेगा। हाँ, मतलब जो चैप्टर 5 है सबमिशन ऑफिसर एंड चिल्ड्रन एंड वुमन बताते हैं। ये टॉपिक खत्म हो जाए, ये टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद जितने प्रश्न आएंगे सब बताएंगे। चलिए, ये हम लोग देखा कि कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट है तो जो व्यक्ति उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बाबत कहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे रहेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 107। सेक्शन 107 कहता है द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। सेक्शन 107 बीएसए कहता है बेटे कि अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसे साबित करने के लिए दूसरा फैक्ट साबित करना आवश्यक है, तब फिर उस दूसरे फैक्ट को साबित करना पड़ेगा, तभी पहला फैक्ट साबित हो पाएगा। जैसे यहां एक इलस्ट्रेशन भी दिया है, ए विशेष टू प्रूव ए डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बीज डेथ। जैसे एक उदाहरण है कि ये जो है बी के डाइंग डिक्लेरेशन को साबित करना चाहता है। जैसे ए ने एक मुकदमा लाया कि बी ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि उसकी जो मृत्यु हुई वह उसके साथ जो सी ने अपराध किया था उसके कारण हुई। अब डाइंग डिक्लेरेशन कब एडमिसिबल होता है? जब डेथ प्रूव हो। तो ऐसे केस में बेटे ए को पहले बी की डेथ प्रूव करनी होगी, और जब डेथ प्रूव कर लेंगे तब फिर डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव होगा। अगर बी की डेथ नहीं प्रूव हुई तो डाइंग डिक्लेरेशन स्वयं एडमिसिबल नहीं होगा। दूसरा, ए विशेष टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ ए लास्ट डॉक्यूमेंट, ए मस्ट प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। जैसे एक व्यक्ति ये है, वो सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है। अब कानून का सिद्धांत क्या है
कि बेस्ट एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस। कानून का सिद्धांत है कि बेस्ट एविडेंस जो होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है। अगर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है तभी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। अब सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है? ये कहां पे है बोलिए? सेक्शन, हाँ, सेक्शन 58 बीएसए का सेकेंडरी एविडेंस क्या क्या होता है यह बतलाता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या क्या होता है यह सेक्शन 58 बतलाता है। और किन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है यह सेक्शन 60 बतलाता है। अब उन जो सेक्शन 60 में जो परिस्थितियां हैं उसमें एक परिस्थिति यह भी है कि व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट, जब मूल दस्तावेज खो गया हो तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये है जो सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है तो उसे यह प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ए ने कहा है कि प्राइमरी खो गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा कि मूल दस्तावेज लॉस्ट हो गया है, मूल दस्तावेज खो गया है। देखिए, सेकेंडरी एविडेंस तब किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है बेटे, ये सेक्शन 60 बीएसए में दिया गया है। जैसे एक ये दिया गया है कि वेयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी, जब मूल दस्तावेज दूसरे पक्ष के पास हो, एक ये परिस्थिति होती है। दूसरा, वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल इज एडमिटेड, जहां दस्तावेज के कंटेंट्स को दूसरी पार्टी ने एडमिट कर लिया हो। फिर वेयर ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, जब मूल दस्तावेज विनष्ट हो गया हो या हो गया हो। व्हेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज नॉट इजिली मूवेबल, जब मूल दस्तावेज एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवेबल इजिली न हो सके। व्हेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। फिर अगर किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो परमिसेबल है बीएसए के तहत, तब भी दिया सकता है। फिर अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है कॉन्सिस्टिंग ऑफ न्यूमरस अकाउंट है, तब भी दिया जा सकता है। तो अगर ये इस आधार पर मुकदमा लाता है कि मेरा मूल दस्तावेज खो गया है, हमें सेकेंडरी एविडेंस देने की अनुमति दी जाए, तो ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। ठीक, समझ में आई चीज? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 108 बीएसए, सेक्शन 108 बीएसए कहता है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि आईपीसी के सेक्शन 76 से 106 जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो है बीएसए के सेक्शन 14 से 44 तक है, यह जनरल एक्सेप्शन की बात कहता है। तो अगर ये एक्यूज्ड ये कहता है कि मेरा मामला जनरल एक्सेप्शंस का है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे होता है। ठीक, ये प्रिंसिपल है। सेक्शन 108 बीएसए कहती है बेटे, व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस of circumstances bringing the case within any of the general exception in the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or within any special exception or provision contained in any other part of the said Sanhita or in any law defining the offences is upon him
एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस। अर्थात अगर अभियुक्त कहता है कि मेरा मामला जनरल एक्सेप्शंस का है, चाहे वो बीएसए का जनरल एक्सेप्शन हो या किसी अन्य कानून के तहत, तो सबूत का भार एक्यूज पे रहेगा कि वो साबित करे कि उसका मामला जनरल एक्सेप्शंस का है। जैसे एक्यूज्ड ऑफ मर्डर alleges that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act, the burden of proof is on A। अगर ए एक एक्यूज्ड है, जो एक मर्डर केस का एक्यूज्ड है बेटे, अगर वो कहता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण मैं नेचर ऑफ द ऑफेंस को नहीं समझ पाया, तो एट द टाइम ऑफ ऑफेंस ए अनसाउंड माइंड था, इसको सबूत करने का भार भी ए पे रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ भी ए पे रहेगा। जैसे स्टेट वर्सेस पेप्सू के केस में क्या था, अभियुक्त ने नशे की हालत में एक बच्ची का रेप कमिट किया और उसके मुंह और नाक को इस हिसाब से दबा दिया कि वह स्ट्रैंगुलेशन के कारण मर गई। एक्यूज ने प्ली लिया कि ड्यू टू heavy drinking, I did not know the nature and consequences of the act। मैं अत्यधिक शराब पीने के कारण कार्य की जो हमने किया उसकी प्रकृति और परिणाम को नहीं समझ सका। कोर्ट ने उसकी बात को नहीं माना, क्योंकि सेल्फ ड्रिंकिंग इज नो एक्सक्यूज, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नो एक्सक्यूज। हाँ, इसमें जो एक्टिव होता है, हाँ, ये रेप कमिट करता है, हाँ, हाँ, तो जो लड़की के मुंह पे हाँ, हाँ, कहीं उसके माइंड में थिंकिंग हो रही थी कि लड़की आवाज करेगी या फिर किसी और, हाँ, यही बात थी तभी ना। जो देखिए स्टेट वर्सेस पेप्सू के केस में चूंकि बच्ची चिल्लाए ना, इसलिए वो मुंह बंद करना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका मुंह के साथ नाक भी दब गई, तो स्ट्रैंगुलेशन का मर गई। तो चूंकि वो सेल्फ इंटॉक्सिकेशन किया था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि सेल्फ इंटॉक्सिकेशन इज नो डिफेंस। माइंड में कहीं ना कहीं नेचर ऑफ जो भी एक था कि चिल्लाएंगे पकड़ा जाऊंगा, तो वो जो भले नशे की हालत में था। नहीं, उस केस में एक्यूज्ड का कहने का मतलब यह था कि मेरी मंशा मर्डर करने की नहीं थी। स्टेट वर्सेस पेप्सू के केस में तो हम लोगों ने इस उदाहरण को देखा कि ये एक अभियुक्त है मर्डर केस का, जो यह प्ली लेता है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण मैं जो एक्ट था उसके नेचर को नहीं समझ पाया। तो ये अनसाउंड माइंड था, इसको प्रूफ करने का बर्डन किस पे रहेगा? ए पे रहेगा, क्योंकि ए ने ही प्ली लिया है ना कि मैं अनसाउंड माइंड था। तो अगर मर्डर केस में मिस्टर ए ने प्ली लिया है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण मैं जो मैंने एक्ट किया उसके नेचर को नहीं समझ पाया, तो इस को प्रूफ करने का भार भी ए पे ही रहेगा, क्योंकि डिफेंस तो ए ने लिया। चलिए सेक्शन 109, when a person does an act with an intention, section 109B say, when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon that person। अगर कोई फैक्ट किसी व्यक्ति के नॉलेज में है तो उसको प्रूफ करने का बर्डन उसी व्यक्ति पे होगा जिसके नॉलेज में वो फैक्ट रहेगा। When a person does an act with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने इस इंटेंशन से काम नहीं किया था बल्कि दूसरे इंटेंशन किया था, तो उस इंटेंशन से उसने वो काम नहीं किया था, वो एक्ट नहीं किया था, ये प्रूफ करने का इंटेंशन उसी के नॉलेज में है, तो इसको प्रूफ करने का बर्डन भी उसी पे रहेगा। A is charged with traveling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him। अगर कोई व्यक्ति ये है और उसके ऊपर चार्ज लगता है कि वो बिना टिकट
यात्रा कर रहा था। अब अगर बिना टिकट यात्रा कर रहे थे और वो पकड़े गए तो उनके पास टिकट है। मान लीजिए मिस्टर ए बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो अगर उनके पास टिकट है तो इसको प्रूफ करने का भार किस पे रहेगा? मिस्टर ए को ही दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास जिस समय मैं पकड़ा गया तथा कथित रूप से बिना टिकट यात्रा करते हुए मेरे पास टिकट था। नेक्स्ट, when the question is whether a man is alive or dead, it is shown that he is alive within 30 years. The burden of proving that he is dead on the person who affirms it. When the question is whether a man is alive or dead, it is shown that he was alive within 30 years. The burden of proving that he is dead on the person who affirms it. अगर कोई व्यक्ति 30 वर्षों के अंदर जीवित अवस्था में देखा गया है तो जो व्यक्ति कहेगा कि वह मर चुका है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी व्यक्ति पे होगा। ठीक। सेक्शन 111, when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard for 7 years by those who would naturally have heard of him, if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted on the person who affirms it. अगर कोई व्यक्ति अपने घर से गया और 7 वर्षों तक उसके बारे में कोई भी वेयर अबाउट, कोई भी अता पता नहीं है, तो कानून का प्रिजम्पशन ये है कि वह व्यक्ति मर चुका है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो व्यक्ति जिंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पे होगा जो कहेगा कि जिंदा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक जिसके बारे में जिनको जानकारी रहनी चाहिए, से परिवार वालों को, रिश्तेदार को, ठीक, मित्रों को, तो किसी व्यक्ति के बारे में जिनको जानकारी रहनी चाहिए थी, अगर 7 वर्षों तक कोई जानकारी नहीं उस व्यक्ति के बारे में, तो कानून प्रिज्यूम करता है कि वो व्यक्ति मर गया है। और जो कहेगा कि वो व्यक्ति जिंदा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे जाएगा, वो साबित करे कि वो व्यक्ति जिंदा है। नेक्स्ट, when the question is whether persons are partners, landlord and tenant are principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships respectively is on the person who affirms it. Landlord, tenant, partners। पहला पार्टनर्स, दूसरा लैंडलॉर्ड, टेनेंट, तीसरा प्रिंसिपल एंड एजेंट, तीसरा प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब अगर मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, सपोज करिए ए और बी पार्टनर हैं, ठीक, और ये शो कर दिया गया, ये यहां शोन मतलब प्रूफ्ड। अगर ये प्रूव कर दिया गया कि ए और बी पार्टनर हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ए और बी अब पार्टनरशिप के रिलेशन में नहीं है, तो उस बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे होगा जो ये कहेगा कि ए और बी पार्टनरशिप के रिलेशन में नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ए और बी पार्टनर हैं एंड इफ इट इज शोन, कोड में लिखा गया इफ इट इज शोन मीन्स इफ इट इज प्रूव्ड, तो अगर ये प्रूव कर दिया गया कि ए और बी पार्टनर में है, पार्टनरशिप में है, तो जो व्यक्ति कहेगा कि वो पार्टनरशिप में नहीं है या उनकी पार्टनरशिप सीज कर गई, खत्म हो गई है, तो जो कहेगा कि पार्टनरशिप नहीं है या पार्टनरशिप समाप्त हो गई, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए सी एंड डी, सी लैंडलॉर्ड है और डी टेनेंट है, अगर यह प्रूव कर दिया गया कि सी और डी, सी लैंडलॉर्ड है और डी टेनेंट है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं इनके बीच में लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन
नहीं है या लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन समाप्त हो गया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे होगा जो कहेगा कि ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप में नहीं है या इनकी टेनेंसी समाप्त हो गई। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए डी प्रिंसिपल है और ई एजेंट है। अगर ये प्रूफ कर दिया गया, सोन मतलब प्रूफ, कि डी प्रिंसिपल है और ई एजेंट है, तो जो व्यक्ति कहेगा कि ये प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन में नहीं है या इनका ये रिलेशन समाप्त हो गया है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे जाएगा कि वो प्रूफ करे कि ये प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन में नहीं है। क्लियर हुए? Next, section 113. When the question is whether any person is the owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner on the person who affirms that he is not the owner. बेटे एक कानून का प्रिंसिपल है कि पॉजेशन इज प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ठीक, क्योंकि टाइटल फॉलोज पॉजेशन। प्रिंसिपल है लॉ का, सिविल लॉ का, कि टाइटल फॉलोज पॉजेशन, तो पॉजेशन इज ए प्रूफ ऑफ ओनरशिप। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के पॉजेशन में है, किसी लैंड के पॉजेशन में है, किसी हाउस के पॉजेशन में है, किसी फ्लैट के पॉजेशन में है, किसी प्लॉट के पॉजेशन में है, तो जो व्यक्ति कहेगा कि वो इसका ओनर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा जो कहेगा कि वो ओनर नहीं है। सपोज करिए ए एक हाउस के पॉजेशन में है। ठीक, तो यहां प्रिजम्पशन क्या होगा? ए इज द ओनर ऑफ हाउस। अगर मान लीजिए मिस्टर बी कहते हैं कि ए इज नॉट ओनर ऑफ हाउस, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? बी पे होगा। चलिए, सेक्शन 114 BSA, where there is a question as to the good faith of transaction between parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith is on the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence. जो पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में रहती है, गुड फेथ प्रूव करने का बर्डन भी उसी पे रहता है। जैसे अगर कोई क्लाइंट है, उसने कोई सेल किया है अपने एडवोकेट के फेवर में। सपोज करिए एक सेल डीड एक क्लाइंट के द्वारा एडवोकेट के फेवर में लिखी गई। ठीक, लेकिन क्लाइंट ने एक सूट लाया एडवोकेट के विरुद्ध में कि नहीं, हमसे फ्रॉड करके लिखा लिया गया, मेरा कोई भी गुड फेथ नहीं था लिखने का। ठीक, तो गुड फेथ कौन प्रूफ करेगा? जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में होगा, यानी एडवोकेट। जैसे पिता पुत्र, अगर पुत्र से कोई लैंड या कोई हाउस, कोई प्लॉट, कोई बिल्डिंग फादर ने लिखवाया, तो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में कौन है? फादर है। तो गुड फेथ की बात जब आएगी तो फादर को प्रूफ करना पड़ेगा। यही इलस्ट्रेशन भी होगा। द गुड फेथ ऑफ ए सेल बाय ए क्लाइंट एंड एडवोकेट इज इन क्वेश्चन इन ए सूट
brought by the client, the burden of proving the good faith of the transaction is on the advocate. एक क्लाइंट ने अपने एडवोकेट के अगेंस्ट में एक सूट लाया जिसमें फैक्ट इन इशू थी कि क्या गुड फेथ था क्लाइंट का कि नहीं। तो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में एडवोकेट है, तो एडवोकेट को प्रूव करना पड़ेगा कि गुड फेथ में क्लाइंट ने हमें सेल डीड लिखी थी। सिमिलरली सेकेंड इलस्ट्रेशन, द गुड फेथ ऑफ द सेल बाय ए सन जस्ट कम ऑफ एज टू ए फादर इज इन क्वेश्चन इन ए सूट brought by the son, the burden of proving the good faith of the transaction is on the father. अगर कोई सेल डीड तथाकथित रूप में पुत्र ने पिता के पक्ष में लिखी है और उस सेल डीड में के आधार पे कोई अगर सूट लाई जाती है और वहां गुड फेथ फैक्ट इन इशू आता है, तो एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में चूंकि फादर है, इसलिए फादर को ये के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो साबित करे कि गुड फेथ में सेल डीड मेरे बेटे ने लिखी थी। Section 115, where a person is accused of having committed any offense specified in subsection 2, A, any area declared to be disturbed area under any enactment for the time being in force, making provision for the suppression of disorder and restoration of maintenance of peace, any area in which there has been or over a period of more than 1 month extensive disturbance of the public peace, and it is shown that such person had been at a place in such area at a time when firearms, explosives were used, or from the place to attack or resist the members of armed forces or the forces charged with the maintenance of public order acting in discharge of the duties, it shall be presumed unless contrary is shown that such person has committed the offense. ये कह रहा है कि सेक्शन 115 के क्लास 2 में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, सेक्शन 115 बीएसए के क्लास 2 में दिए गए हैं, सेक्शन 147, 148, 149 और 150 बीएनएस के ऑफेंसेस। ठीक, तो अगर ये ऑफेंसेस कमिट होते हैं और यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति उस डिस्टर्ब इलाके में था जहां की पब्लिक पीस डिस्टर्ब थी, या 1 महीने से वहां पब्लिक पीस डिस्टर्ब चल रही थी, या कोई ब्लास्ट हुआ, या किसी ने आर्म फोर्सेस पे अटैक किया, तो जो व्यक्ति वहां से गिरफ्तार होगा, जो वहां पाया जाएगा, प्रूव्ड मतलब एस्पोन मतलब प्रूव्ड, जो वहां से गिरफ्तार होगा तो प्रिज्यूम ये होगा कि उस व्यक्ति ने घटना किया। हाँ, तब भी। सेक्शन 116, the fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is legitimate child of the man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. Begotten means गर्भ में आना। जैसे एक व्यक्ति है जिनकी शादी वैलिड मैरिज हुई है, एक मैन है, इनकी शादी एक महिला, एक वुमेन बी के साथ हुई। ठीक, अब इनकी शादी के कंटिन्यू रहते ही अगर एक बच्चा सी पैदा हुआ, एक ही वैलिड मैरिज बी के साथ हुई, महिला बी के साथ, और इन दोनों के संबंध से एक बच्चा सी पैदा हुआ, तो प्रिज्यूम ये होगा कि सी जो है अपनी मां का अपने पिता से उत्पन्न लेजिटिमेट चाइल्ड है। ठीक, एक कंडीशन ये आ गई, अनलेस ये न साबित हो जाए कि पक्षकारों के बीच में कभी भी वैवाहिक संबंध बना ही नहीं। जो पति पत्नी के बीच में संबंध बनता है, अगर ये साबित हो गया कि वैवाहिक संबंध नहीं बना, तब तो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं रहेगा। अन्यथा अगर कोई वैलिड मैरिज है और वैलिड मैरिज से उत्पन्न संतान है, तो वह लेजिटिमेट चाइल्ड मानी जाएगी, अपनी मां की पिता से उत्पन्न, बशर्ते यह न साबित कर दिया जाए कि कभी भी
उसके पिता और उसकी माँ के बीच में वैवाहिक संबंध बना ही नहीं, माने कभी भी कंजुगल राइट स्थापित ही नहीं हुआ। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए ए की बी के साथ वैलिड मैरिज हुई थी, ठीक, और मैरिज डिजॉल्व हो गई। ए की वैलिड मैरिज बी के साथ हुई थी और मैरिज डिजॉल्व हो गई, और मैरिज डिजॉल्व होने के विदिन 280 डेज, विदिन 280 डेज के अंदर अगर बच्चा सी पैदा होता है, एक की वैलिड मैरिज बी के साथ हुई और मैरिज टूट गई, वैवाहिक संबंध का विच्छेद हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के 280 दिनों के अंदर अगर एक बच्चा पैदा होता है और इस बीच में महिला ने कोई री मैरिज नहीं किया था, किसी दूसरे से शादी नहीं किया था, तो माना यह जाएगा कि जो बच्चा सी है यह अपनी मां का अपने पिता से लेजिटिमेट चाइल्ड है। ये बता दें सर, डीएनए में अगर कोई दिखा डीएनए हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए तो इसलिए ना बता रहा हूं परमिशन डीएनए। हाँ 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 बिल्कुल बता रहे हैं अब सब। अभी आप लोगों को हम पहले प्रिंसिपल समझ लीजिए, फिर केस ला के बता देते हैं। अब आइए, हाँ बेटे, प्रिजम्पशन एज टू सुसाइड। When the question is whether a commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband, and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of her husband has subjected her to cruelty, the court may presume, having regard all other circumstances of the case, that such suicide has been abated by her husband or by relatives. बेटे, अगर किसी महिला की शादी किसी पुरुष के साथ हुई और विवाह के विदिन 7 years ऑफ मैरिज, विदिन 7 years ऑफ मैरिज महिला ने सुसाइड कर लिया, ठीक। अब अगर महिला ने सुसाइड कर लिया तो यहां एक शब्द आया है स्टोन। स्टोन मतलब इफ इट इज सोन, सोन मतलब प्रूव्ड। अगर किसी एक महिला की शादी किसी एक पुरुष के साथ हुई और विवाह के 7 वर्षों के अंदर में महिला ने सुसाइड कर लिया, और इफ इट इज सोन माने इफ इट इज प्रूव्ड, अगर यह प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि महिला के साथ उसके पति या पति के रिश्तेदारों ने क्रूएल्टी किया था, तो जिसने क्रूएल्टी कमिट किया था प्रिजम्पशन ये होगा कि उसने सुसाइड का अबेटमेंट भी किया था। फिर से रिपीट करें, सपोज करिए कोई एक लेडी ए है, कोई एक लेडी ए है, उसकी शादी बी के साथ हुई और 7 years के अंदर में जो लेडी थी बी, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, और प्रोसिक्यूशन ने यह प्रूफ कर दिया कि बी के साथ उसके हस्बैंड ए ने क्रूएल्टी कमिट किया था या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने किया था। तो जिसने भी क्रूएल्टी कमिट किया था माना यह जाएगा कि उसने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया है। यहां क्रूएल्टी जो है, क्रूएल्टी का मतलब वही होगा जो बीएनएस के सेक्शन 86 में क्रूएल्टी की मीनिंग दी गई है। अब आइए नेक्स्ट, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। बेटे, when the as per section 118, when the question is whether a person has committed the dowry death of a woman, and if it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand of dowry, the court shall presume that
सच पर्सन हैज काज द डाउरी डेथ। ये कहता है सेक्शन 118 BSA कि अगर किसी पुरुष की शादी किसी महिला के साथ हुई, किसी भी पुरुष की शादी किसी महिला के साथ हुई और विवाह के 7 वर्षों के अंदर अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में महिला की डेथ हो जाती है और प्रोसिक्यूशन यह प्रूफ कर देता है कि डिमांड ऑफ डाउरी को लेके उसके साथ क्रुएल्टी की गई थी, तो माना यह जाएगा कि यह जो डेथ हुई है महिला की, यह डाउरी डेथ है। अगर कोई लेडी, सपोज करिए कोई लेडी है, मान लीजिए कोई एक आदमी ये है, इसकी शादी एक लेडी बी के साथ हुई और विद इन 7 years ऑफ मैरिज इस महिला की डेथ हो जाती है अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, और प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ कर देता है कि उस महिला के साथ डाउरी की डिमांड को लेके क्रुएल्टी की गई थी, दहेज की मांग को लेके प्रताड़ना की गई थी, तो महिला की यह डेथ डाउरी डेथ मानी जाएगी अगर डेथ अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हुई हो। सेक्शन 119 BSA में कुछ सर्टेन प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट के बारे में कहा गया बेटे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एक आध इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे अ मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स आफ्टर द थेफ्ट इज आइदर द थीव और हैज रिसीव्ड द गुड्स knowing them to be stolen unless he can account for his possession। जैसे कोई अगर चोरी हुई तो चाहे चोर उस चोरी के सामान के साथ या कोई अन्य व्यक्ति उस चोरी के सामान के साथ अगर पाया गया, पकड़ा गया और उसने उस सामान का कोई अकाउंट नहीं दिया कि वो सामान उसके पास कैसे आया, वह सामान उसने कहां से खरीदा या उस सामान को किस व्यक्ति ने उसको गिफ्ट किया, तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो सामान चोरी हुआ था वही सामान बरामद हुआ है और वह व्यक्ति उसका कोई अकाउंट नहीं दे पा रहा है बरामद सामान का कि कहां से सामान खरीदे या किसने उसको सामान दिया, किसने गिफ्ट किया या किस दुकान से खरीदे, तो फैक्ट क्या प्रिज्यूम होगा कि वह जो सामान है वह व्यक्ति चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया है, ठीक, या उस व्यक्ति ने स्वयं चोरी किया है। चलिए अब इसमें आइए मेन सेक्शन 120 इन ए प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 64 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped, and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent। ये सेक्शन 120 BSA जो है बेटे, यह रेप के केसेस में महिला के कंसेंट के प्रिजम्पशन के बाबत कहता है कि अगर सपोज करिए कोई एक लेडी है डब्लू, इसके साथ ये प्रूव हो गया कि रेप कमिट हुआ है, तो रेप कमिट अगर हुआ है, अगर दोनों पक्ष मेजर है तो बात उठेगी कंसेंट की, अगर माइनर है लेडी तो कंसेंट, माइनर्स कंसेंट इज नो कंसेंट, कंसेंट तब मटेरियल रहेगा नहीं। अगर दोनों पार्टी मेजर है तो बात उठेगी क्या महिला ने कंसेंट दिया था। महिला ने अगर अपनी गवाही में कह दिया, अपने एविडेंस में कह दिया कि उसने कोई कंसेंट नहीं दिया था, तो कोर्ट यह मानेगी कि महिला ने कोई कंसेंट नहीं दिया था। अब जैसे बेटे आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, जैसे एक केस डिसाइड हुई
महेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट की, महेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट की केस। इस केस में यह कहा गया कि मान लीजिए हम लोगों ने सेक्शन 106 बीएसएम पढ़ा कि कोई फैक्ट को प्रूफ किसको करना पड़ता है, जो यह चाहता है कि वह उसके एग्जिस्टेंस में विश्वास करे। अगर प्रोसिक्यूशन का केस यह है कि एक्स ने वाई की हत्या तलवार से कर दी, मान लीजिए इलस्ट्रेशन, तो वाई की मृत्यु तलवार की चोट के कारण हुई है, ये कौन साबित करेगा? प्रोसिक्यूशन। तो महेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट में के केस में कहा गया कि इफ प्रोसिक्यूशन alleges the death caused by a particular person, then it is the duty of the prosecution caused by any particular weapon, caused by any particular weapon, then prosecution has to prove that the death was caused by that weapon. यानी अगर अभियोजन पक्ष कहता है कि किसी की मृत्यु किसी विशिष्ट हथियार से हुई है, तो वह मृत्यु उस विशिष्ट हथियार से हुई है, इसका सबूत का भार प्रोसिक्यूशन पे होगा। जैसे एक अच्छी केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप, लीडिंग केस है। इस केस में यह कहा गया कि द प्रोसिक्यूशन हैज टू डिस्चार्ज इट्स इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी जो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ है इसको डिस्चार्ज करने का भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहता है। जैसे एक बहुत लीडिंग केस है केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, ये जो केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट जूरी ट्रायल इसी केस में हुआ था। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बेटे लास्ट जूरी ट्रायल हुआ था। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज ऑलवेज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड, देयर इज ऑलवेज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्यूज्ड। नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्यूज्ड, एक ये चीज कही गई और दूसरा कहा गया प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया कि देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ एक्यूज्ड। क्रिमिनल ट्रायल में, आपराधिक विचारण में अभियुक्त निर्दोष है, ये प्रिजम्पशन होता है। देन द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। एक मिनट, एक और केस थी सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटे कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्रिमिनल ट्रायल में प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव, सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव चार्जेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जैसे एक और केस थी नागेंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नागेंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में यह कहा गया कि कोई भी फैक्ट जिसके नॉलेज में होगा उस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन उस व्यक्ति पे होगा जिसके नॉलेज में वो फैक्ट होगा। बर्डन ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट इज अपॉन द पर्सन विद इन हुज नॉलेज इट इज। कोई भी फैक्ट जिसके नॉलेज में होगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होगा। समझे? अब जैसे एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुई, मोहम्मद फिरोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ठीक, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह केस लास्ट सीन थ्योरी पे है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन इस चीज को साबित कर देता है कि हां अंतिम समय तक अभियुक्त और मृतक एक साथ थे, तब फिर एक्यूज्ड को यह दिखलाना पड़ेगा कि भाई किस तरह से मृतक से वो डिपार्ट हुआ था। लेकिन यहां भी प्रोसिक्यूशन पे बर्डन है लास्ट सीन थ्योरी में भी कि वह अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करे। उसे यह साबित करना पड़ेगा कि अंतिम समय तक अभियुक्त और मृतक एक साथ थे। सपोज करिए ए और बी एक साथ गए, कुछ घंटे के बाद ए वापस आ गए, बी का शव पाया गया और प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि ए और बी एक साथ गए और अंतिम समय तक ए और बी साथ में थे। फिर ए अपने घर वापस लौट आया और बी की डेड बॉडी पाई गई। तब फिर वहां एक्यूज्ड को यह शो करना पड़ेगा कि कब वह मृतक से अलग हुआ, किन परिस्थितियों में अलग हुआ। ठीक, यद्यपि एक केस थी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सतपाल या सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें यह कहा गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी का जो एविडेंस होता है यह वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है। जब तक कि अन्य सर्कमस्टेंसेस के द्वारा उसका कॉरबोरेशन न हो जाए तब तक अभियुक्त को दोषी नहीं बनाया जा सकता, अभियुक्त का गिल्ट प्रूव्ड नहीं माना जाएगा। जैसे एक केस थी मोहम्मद सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास। एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास। एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास। इस केस में कहा गया टाइटिल फॉलोज पॉजेशन। टाइटिल
follows possession। ठीक, इसलिए ना पॉजेशन इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप, इसी थ्योरी पे। ये मोहम्मद सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 117 में प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। 117 बीएसए में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई महिला शादी के 7 वर्षों के अंदर सुसाइड कर लेती है और यह प्रूव कर दिया जाता है कि उसके साथ क्रूएल्टी की गई थी। क्रूएल्टी कैसी होगी? जो सेक्शन 86 बीएनएस में डिफाइंड है। शादी के 7 वर्षों के अंदर महिला ने सुसाइड किया और प्रोसिक्यूशन ने यह प्रूव कर दिया कि क्रूएल्टी की गई, तो पति या पति के रिश्तेदार जिसने क्रूएल्टी किया था, माना यह जाएगा कानूनन कि उसने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया था। लेकिन यहां भी प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द क्रूएल्टी। ये केस है नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूएल्टी प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे ही डाउरी डेथ पे एक केस आई थी, शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में कहा गया सोन मतलब प्रूफ्ड। इस केस में कहा गया, हाँ, ये सेक्शन 118 बीएसए पे है। सेक्शन 118 बीएसए अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। जैसे एक और इंपॉर्टेंट केस थी ठक्कन झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाँ, ठक्कन झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में यह कहा गया कि यहां सून बिफोर हर डेथ है ना, वर्ड यूज क्या था? सून बिफोर डेथ यूज था सेक्शन 118 में। अब ये सून बिफोर डेथ जो है, ये देखिए सेक्शन 118 बीएसए, क्या हो गया भाई? ये देखिए सून बिफोर हर डेथ। तो ठक्कन झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सून बिफोर डेथ मतलब हुआ ये नहीं कि मृत्यु के ठीक पहले, इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी ए लिंक बिटवीन द क्रूएल्टी और हरासमेंट विद दैट ऑफ डेथ। जो क्रूएल्टी या हरासमेंट महिला के साथ 7 वर्षों के अंदर किया गया था और जो उसकी मृत्यु हुई थी, उसमें आपस में लिंक रहनी चाहिए। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि जो मरे उसके ठीक पहले, हो सकता है कि मरने के 1 दिन पहले उसके साथ क्रूएल्टी की गई या हरासमेंट किया गया और उसी क्रूएल्टी या हरासमेंट के कारण महिला की डेथ हुई। तो ठक्कन झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया कि सून बिफोर का मतलब ये होता है
कि जो क्रूएल्टी या हरासमेंट लेडी के साथ किया गया उसका कनेक्शन, उसकी लिंक उसकी डेथ के साथ। रीजन बनना चाहिए। जो 17-18 हमने पढ़ा है, हाँ हाँ बोलिए। इसलिए जो 17-18 है शादी के 7 साल के अंदर, हाँ 18 में भी है शादी के 7 साल अंदर, हाँ ठीक है। उसमें भी क्रूएल्टी, इसमें भी क्रूएल्टी। हाँ उसमें देखिए 17 में क्या है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का प्रिजम्पशन है, और 18 में क्या है, डाउरी डेथ का है। जो क्रूएल्टी की गई है हाँ उसी में अगर वही क्रूएल्टी में हम डाउरी जोड़ दें, हाँ बिल्कुल लेकिन 17 में नहीं, वहां सुसाइड हो रहा है। 18 में भी अगर महिला ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि ये नेचुरल डेथ है नहीं। देखिए दो चीज, सुसाइड अलग चीज है, डेथ अलग चीज है। आत्महत्या, देखिए आत्महत्या अलग चीज है, मृत्यु अलग चीज है। ठीक, जो ही केस का फैक्ट बदलेगा त्यों ही लॉ का एप्लीकेशन बदलेगा। हाँ हाँ लेडीज ने आग लगा के आत्महत्या कर ली। आग लगा के, हाँ देखिए ठीक है, आग लगा दिया, ये डाउरी डेथ में आएगा। लेडीज ने सुसाइड किया, हाँ हाँ ठीक, तो इससे सुसाइड या डाउरी डेथ है, हाँ बता रहे हैं, या फिर जहर खा के मर गई। बता रहे हैं। सेक्शन को लगता है अभी आपने पढ़ा। एक मिनट फिर से हम बता देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। देखिए 117 में हम लोग का क्या है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। 118 में डाउरी डेथ। ठीक, यहां देखिए, सब्जेक्टेड हर टू क्रुएल्टी, है ना। और यहां क्या है, डिमांड ऑफ डाउरी। 118 तब होगा जब वो डिमांड ऑफ डाउरी को लेके क्रुएल्टी की गई हो। बात तो हम लोग समझ गए हैं। ठीक, एक मिनट, अगर डिमांड ऑफ डाउरी को लेके क्रुएल्टी की गई और फिर महिला की सामान्य के अलावा अन्य परिस्थितियों में डेथ हुई, तो फिर 118 का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, कल मिलते हैं 3:30